फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम बीएफएम के नोट्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अभी क्या है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी नोट्स पढ़ने की बारी है। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये शॉर्ट नोट्स बना दिए मैंने, जैसे कि एक फ्रूट जूस होता है, तो इस तरह से ये पूरे सारे चैप्टर्स का निचोड़ है। जस्ट आप इसको रीड आपने कब करना है, जब आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होता है एक रात पहले ये सारे आपने मगअप कर लेने, क्योंकि 500 पेज की बुक पढ़ना टफ है। ये नोट्स पढ़ना बहुत ही आसान होगा, पॉइंट वाइज सब चीज़ समझाई हुई है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम बीएफएम के नोट्स, चैप्टर नंबर 16 फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, देखो आरबीआई क्या है, नोट इशूइंग अथॉरिटी है, जो कि क्या करती है, नोट्स इशू करती है और करेंसीज वगैरह इशू करती है। ठीक है, मनी इन सर्कुलेशन इज इंडिकेटेड बाय द ब्रॉड मनी M3 विच इंक्लूड्स करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, सीआरआर इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द मल्टीपल इफेक्ट। सीआरआर क्यों रखते हैं, ताकि कोई इन्फ्लेशन वगैरह ना हो, बहुत ज़्यादा पैसा ना इकट्ठा हो जाए बैंक्स के पास में। सीआरआर एसएलआर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। ये क्या काम करते हैं सीआरआर एसएलआर, जो लिक्विडिटी को कम करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है लिक्विडिटी का, जैसे कि मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स, उस सब चीज़ को रेगुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिजर्व अफेक्ट्स, सॉरी रिजर्व एसेट्स रेफर टू द कैश डिपॉजिट बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। आपको पता है कि मैक्सिमम 4% सीआरआर और एसएलआर जो है आपका 24 से 40% तक आरबीआई रखवाता है। तो वो बेसिकली जो है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पशन फ्रॉम डीएलटीएल आर द ट्रांजेक्शन इन सीबीएलओ एंड सीसीआईएल फंड्स invested in government securities and other approved should comply with the SLR रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो फंड्स हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में रख रहे हैं तो वो SLR रिक्वायरमेंट को माननी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी रेफर्स टू सरप्लस फंड्स अवेलेबल इन द बैंक्स, जो कि इंडिकेट करते हैं कि मनी सप्लाई कितना है और उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है इकॉनमी में। ट्रेजरी बैक ऑफिस शुड रिपोर्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई इन द फोर्टनाइटली रिटर्न फॉर्म ए वगैरह में। ठीक है, सीआरआर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीटीएल with a lag of one fortnight, that is on the reporting Friday. The DTL as at the end of the previous fortnight will form the basis of the CRR calculation. An increase in the reserve ratios will reduce money supply, excess liquidity, and reduction in the reserve ratios will increase the money supply. मतलब रिवर्स रेपो और रेपो रेट से यही फ़ायदा है कि मनी की सप्लाई कितना करना है मार्केट में, तो वो उसको आरबीआई करता है मैनेज। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये क्या करती है, डे टू डे लिक्विडिटी मेंटेन करती है मार्केट में। फ्रेंड्स अगर आपको स्क्रीन पे प्रॉपर नहीं आ रहा तो इसके पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं आप मेरे से व्हाट्सअप पे 8279470702 पे। ठीक है, आगे देखेंगे एलएएफ रेफर्स टू आरबीआई लेंडिंग फंड्स टू बैंकिंग सेक्टर थ्रू रेपो इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैंने पहले कह दिया था कि लिक्विडिटी अगर डालनी है तो रेपो से, और रिवर्स रेपो से क्या करेगा, लिक्विडिटी को खींच लेगा। आरटीजीएस फुली एक्टिवेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम अक्टूबर 2004। अभी क्या है, आरटीजीएस 24/7 चलती है, लेकिन ये क्या है, एक पेपरलेस क्लियरिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए IDRBT, ये डेवलप करा है इन्फीनेट ने, जो कि क्या काम करता है, फाइनेंस सेक्टर में इधर उधर पैसे ट्रांसफर करने के काम आता है। इससे क्या है कि सेटलमेंट रिस्क कम हो जाता है। इन्फीनेट में जो है SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन, ये डोमेस्टिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए NDS नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम। एक मिनट, स्लाइड थोड़ा सा क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स इस स्लाइड ऐसी दिखेगी आपको, सॉरी फॉर दैट। चलो कोई नहीं, आप सुनेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। एनडीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह डील होते हैं। सीसीआईएल किस काम आता है, सीसीआईएल आपका रेपो ट्रांजेक्शन वगैरह इन सब में सेटलमेंट का काम करता है। एफएक्स क्लियर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये डेवलप करा गया है सीसीआईएल से। ये क्या काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ट्रांजेक्शन करता है। रेपो या रिवर्स रेपो रेट्स डिक्टेट द लिक्विडिटी पैरामीटर्स। एनएसडीएल सीएसडीएल ये क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं। सीसीआईएल क्या है कि एक इंटरमीडिएटरी है, जो कि यूएस डॉलर और रुपी में ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। तो ये हमेशा माइंड में सेट करके रख लेना कि जब भी मनी मार्केट की बात होगी तो क्या होंगे, शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स की बात होगी, जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कैपिटल मनी में जब भी बात होगी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बात होगी, जैसे कि आपका लंबे टाइम के लिए जो पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट।
मार्केट रिस्क इन ट्रेजरी एक्टिविटी इज वेरिएशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ द करेंसी। मार्केट रिस्क क्यों है ट्रेजरी में? क्योंकि क्या है कि अलग अलग करेंसी का अलग अलग प्राइस रेट होता है और सिक्योरिटीज की वजह से वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। वेरिएबिलिटी ऑफ द प्राइस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज वॉलिटिलिटी। मतलब जो प्राइस में अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, वॉलिटिलिटी कहलाती है। इन केस ऑफ करेंसी इट इज नोन एज वॉलिटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, करेंसी के केस में जब भी आपका वॉलिटिलिटी होगी, अप डाउन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट कहलाएगा। और जब भी सिक्योरिटीज़ के केस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट, वॉलिटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्राइसेस हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। बॉन्ड का प्राइस जो है हमेशा एफडीआर के इंटरेस्ट रेट से उल्टा चलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब ट्रेजरी वाले इस चैप्टर में जो है फिर से वही तीन चीज़ें आ गई कि फ्रंट ऑफिस कौन होता है, जो डीलर्स वगैरह बैठे होते हैं फ्रंट ऑफिस है। बैक ऑफिस कौन है, जो कि एक्सपोजर लिमिट वगैरह उन सब का ध्यान रख रहा है। और एक होता है आपका मिड ऑफिस, जो कि क्या करता है, पॉलिसीज़ वगैरह को डिफाइन करता है। अंडरलाइन करी हुई हैं वर्ड्स, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मार्केट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस रिस्क इज अ इन्फ्लुएंशियल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या क्या चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज और इक्विटी और कमोडिटी रिस्क वगैरह, ये सब ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ करेंसी, वाइल एक्सचेंज रेट क्या है, इज एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ करेंसी है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है कि अगर डोमेस्टिक करेंसी कम ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से इफेक्ट होगा, और एक्सचेंज रेट कब होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ करेंसी, मतलब बाहर की करेंसी अगर ऊपर नीचे हो रही है तो उससे एक्सचेंज रेट में फर्क आएगा। इफेक्टिव रिटर्न ऑन अ बॉन्ड बेस्ड ऑन द कूपन रेट, मार्केट प्राइस एंड रेसिडुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज यील्ड। जो बॉन्ड से हमें पैसा मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, यील्ड बोल देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व occurs when short tenure yields are higher than long term tenure yield। ठीक है, a yield curve is simply a growth which plots against the time period to maturity। टाइम पीरियड और मैच्योरिटी के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बोलते हैं, यील्ड कर्व बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल यील्ड कर्व इस तरह का होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ दिखाता है हमें, पॉजिटिवली स्लोप, विच मीन्स द इंटरेस्ट रेट्स आर कोरिलेटेड विद shorter maturities। as maturity length increases interest rate increase। जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इन्वर्टेड वाले क्या दिखाएगा कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन लॉन्ग टर्म। दिस इज अन अनयूजुअल सिचुएशन बट इट डस हैपन, मतलब ये भी होती है। ठीक है, इन्वर्टेड जो यील्ड बन रही है ऐसा भी होता है। इन्वर्टेड कर्व में क्या है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन लॉन्ग टर्म रेट्स, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप। ऐसा क्यों होता है, अकर्स व्हेन देयर इज अ वीक डिमांड फॉर बॉन्ड्स विद शॉर्ट मैच्योरिटीज which drives yields up while a strong demand for long term drives these yields down। ठीक है, इन्वर्टेड यील्ड जो होगा उसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म रेट्स आर हायर देन लॉन्ग टर्म रेट्स। मतलब कि अगर मान लो जैसे एक महीने की आप एफडी कराते हो, उस पर ज़्यादा अगर आपको ब्याज मिलने लगा तो क्या होगा, हर कोई एक महीने वाली ही कराएगा। तो यही बॉन्ड के केस में कि अगर कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म वाले में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हर कोई उसी में इन्वेस्ट कर देता है, तो इसलिए ये कर्व इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व में भी एन इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो इन्वर्टेड कर्व क्या शो करता है कि इकोनॉमी में डिक्लाइन की सिचुएशन है। ठीक है, फ्लैट यील्ड कर्व, अगर मान लो ऐसा फ्लैट आएगा, सीधा कर्व आएगा, तो फिर क्या शो करेगा वो कि अकर्स दैट यील्ड्स आर सेम फॉर शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग बॉन्ड्स की यील्ड सब में ही बराबर है, चाहे आप एक दिन की करवा लो एफडी या फिर यहाँ बॉन्ड की बात हो रही है तो एक दिन का बॉन्ड, चाहे 2 दिन का बॉन्ड, चाहे महीने या फिर साल भर का बॉन्ड, सब में जो है यील्ड बराबर ही होगी। दिस टाइप ऑफ कर्व इज अ रेयर अकरेंस, मतलब ये बहुत कम होता है, रेयर चांस की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो द फ्लैट यील्ड कर्व इज एसेंशली अ फ्लैट लाइन, मतलब ये क्या होती है, फ्लैट लाइन ही होती है। ये फ्लैट यील्ड कर्व क्या शो करता है कि इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लॉक्ड है ट्रेडिंग पोजीशन में। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन सी हैं, आइटम्स सच एज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स गारंटीज विच में नॉट अपीयर ऑन बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होगी, जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, गारंटीज होगी, ये सब जो हैं, जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी ना, वो सारी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होंगी। यील्ड और प्राइस ऑफ बॉन्ड मूव्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन, मैंने आपको कहा ही था कि जो इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी वगैरह पे, वो और बॉन्ड में जो हमें यील्ड मिलती है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब हमेशा उल्टी चलेगी। जैसे अगर मान लो एफडी पे अगर ब्याज ज़्यादा है तो बॉन्ड का जो यील्ड है वो कम होगा।
मार्केट रिस्क इज मेजर्ड बाय VAR एंड ड्यूरेशन। VAR और ड्यूरेशन जो है ये आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना होता है, तो वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स गिवन है, तो इसके थ्रू आप जो है मार्केट रिस्क मेजर करते हो। इन केस ऑफ अ सिक्योरिटीज परचेज फंडिंग अकाउंट इज डेबिटेड एंड सिक्योरिटीज अकाउंट इज क्रेडिटेड साइमल्टेनियसली। जब भी आपने कोई सिक्योरिटी परचेज करते हो तो क्या होता है, फंडिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, सिक्योरिटीज अकाउंट क्रेडिट होता है। ये SGL के केस में होता है जहाँ की CCIL है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही सारा कुछ आए, तो ये सब सिर्फ आपको रिवाइज करते टाइम हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर 18। ये 2 पेज का एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, हैजिंग के काम आते हैं। ये क्या करते हैं, कोई लॉस होने वाला होता है तब वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दैट आर डायरेक्टली नेगोशिएटेड एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड OTC प्रोडक्ट्स। उनको क्या बोलते हैं, OTC प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर फॉरेन करेंसी ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट। OTC प्रोडक्ट वेयर द काउंटर पार्टी इज ऑलवेज अ बैंक। ये काउंटर पार्टी क्या होगा, बैंक होगा, जो कि डेरिवेटिव्स की हेल्प से क्या करेगा, आपका लॉस को बचाने की कोशिश करेगा। फॉरवर्ड रेट represent the interest rate differential of the two currencies. Forward rate is either at premium or discount. Forward rate ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, depend on the situations. Options refer to contexts where the buyer of an option has a right but no obligation. मतलब एक आपने बिड कर ली कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा और ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदेंगे, तो वो क्या कहलाता है, ऑप्शंस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और आपका पुट ऑप्शंस। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या राइट देता है, गिव द होल्डर टू बाय। जहाँ पे बाय की बात आएगी वहाँ पे कॉल ऑप्शन होगा, और जहाँ पे सेल की बात आएगी वहाँ पे पुट ऑप्शन हो जाएगा था। ठीक है, द प्रीफिक्स रेट इज नोन एज द स्ट्राइक प्राइस। जो प्रीफिक्स रेट होगा उसको क्या बोल देंगे, स्ट्राइक प्राइस कह देंगे। ठीक है, द स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज एक्सपायरी डेट। ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सब फॉरेक्स में यूज होते हैं। तो जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उसको क्या बोल देगा, एक्सपायरी डेट बोल दोगे। इन इंडिया वी यूज यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शंस wherein options can be exercised only on the expiry date। इंडिया में जो हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं वो यूरोपियन टाइप के करते हैं, जिसमें कि एक्सपायरी डेट पे ही सौदा खत्म होता है। एट द मनी टाइम में क्या होगा, एट द मनी में क्या होगा, इफ द स्ट्राइक प्राइस इज सेम एज द स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी। ITM में क्या होगा, इन द मनी, इसमें क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस लेस देन द फॉरवर्ड रेट वगैरह होगा। ठीक है, ITM इज व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज बेटर देन द मार्केट प्राइस। OTM इज व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज वर्स देन द मार्केट प्राइस। ये फ्रेंड्स सारा ही थ्योरेटिकल ही है, आपने मगअप कर लेना, और इसमें कुछ नहीं हो सकता कि ITM ज़्यादा होगा तब क्या होगा, इस तरह करके। नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ITM ऑप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द करंट फॉरवर्ड रेट ऑफ द करेंसी और जीरो विच एवर इज लेस। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। Option price less the intrinsic value is time value of the option. The time value is maximum for an ATM option and decreases with the option becoming more ITM। ये ITM और OTM वाला ये आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एन ऑप्शन विदाउट एनी कंडीशनैलिटी क्या बोलते हैं इसको, प्लेन वैनिला ऑप्शन बोल देते हैं। ठीक है, विच इज़ आइडियल फॉर हैजिंग, हैजिंग के काम आएगा वो। इंटरेस्ट स्वैप इज एन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटीज वगैरह। OTC प्रोडक्ट्स जो होते हैं बाय बैंक के द्वारा होते हैं सारे। ठीक है, कूपन स्वैप्स रेफर टू फ्लोटिंग रेट इन वन करेंसी एक्सचेंज इन अनदर करेंसी। बैंक्स और काउंटर पार्टीज नीड टू एग्जीक्यूट ISDA मास्टर एग्रीमेंट बिफोर एंट्रिंग इनटू एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये सारा आपको रटने जैसा ही है, इसमें कुछ और है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 19, दैट इज ट्रेजरी एंड ALM। इफ करंट इंटरेस्ट rates are higher than the contracted rates or on mortgage advances, the mismatch in interest rate leads to negative spread और रिडक्शन इन नेट इंटरेस्ट इनकम। मान लीजिए आपने कोई लोन दिया है, उसमें से रीपेमेंट कम आ रही है, तो उससे क्या होगा कि आपको जो आपके एसेट्स हैं उन पे फ़ायदा कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको लॉस होगा। मार्केट रिस्क कंप्राइजेज ऑफ लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। मार्केट रिस्क में 2 तरह के रिस्क आते हैं, वो क्या है, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली क्या दिखाता है कि मैच्योरिटी मिसमैच होती है गैप में, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट रेट risk arises when interest earnings are not adequate to set off the interest payments। जैसे कि आपने किसी ने आपके पास बैंक में डिपॉजिट करा है और वो पैसा आपने लैंड कर दिया है, तो वहाँ से अगर आपको लैंडिंग से अगर पैसा नहीं आ रहा है वापस, तो आप जिसने पैसा जमा करा है उसको पैसा कहाँ से देंगे, बाहर से खरीद के लाएंगे, और वो शायद महंगा भी मिल सकता है आपको। तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिक्विड और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी गैप्स अराइजेज आउट ऑफ मिसमैच ऑफ बैंक एसेट एंड लायबिलिटी। वही बात है सेम,
कि जब एसेट और लाइबिलिटी में मिसमैच होगा तो लिक्विडिटी रिस्क भी होगा, दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होगा। ठीक है, एएलएम में बेसिकली क्या बताया जाता है कि इसी मार्केट रिस्क को कम करने के टेक्निक्स बताए जाते हैं। ट्रेजरी बेसिकली क्या करती है, मार्केट रिस्क को कम करती है। कैसे कि ट्रेजरी में पैसा आएगा और वो हम यूज़ कर लेते हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया सिक्योरिटाइजेशन के बारे में। जैसे मान लो कोई एनपीए लोन्स होते हैं, वो हम क्या करते हैं, एआरसीज एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर देते हैं और वो फर्दर रिकवरी करते रहते हैं और हमें पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैंक का जो है बैलेंस शीट खराब होने से बच जाती है। ठीक है, क्योंकि उसको उस एनपीए लोन से पैसा मिल चुका है। तो वही इसमें पूरा एसवीपी क्या होते हैं, वो सब चीज़, स्पेशल पर्पज व्हीकल वगैरह, उनके बारे में बताया गया है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है कि एनुअल फी फॉर द क्रेडिट प्रोटेक्शन ऑफ द सेलर ओवर द लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या करते हैं, बेसिकली आपको क्रेडिट डिफॉल्ट से बचाते हैं। तो वो कुछ एक फीस चार्ज करते हैं इस क्रेडिट रिस्क के पीछे। ठीक है, अ ट्रांजेक्शन वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड अगेंस्ट द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ असेट्स इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली क्या है कि आपने किसी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट कैश फ्लो का पूल बना लेना है, तो वो आपको सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, हो फ्रेंड्स, ये छोटे से जो टॉपिक के डिस्कशन थे, तो ये पॉइंट्स आपको ना रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।